गुरुदेव, तो देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। और आपको पिछली क्लास में हमने बताया था समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। अब देखो हमारे संविधान का समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। अब देखो हमारे संविधान में बड़ी विशेषता ये है कि समानता का अधिकार, ये हमने आपको एक बेसिक पार्ट बता दिया था, लेकिन एक ही समानता के अधिकार में अनेक उसके पार्ट भी जुड़े हुए, इसलिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट अमेरिकन संविधान से लिया गया और बड़ा महत्व का है। और सही मायने में अगर आप देखो कि हमने जो अभी तक समानता का अधिकार पढ़ा, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। अब उसी के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने समानता स्थापित करने के कुछ विशेष अर्थ भी बता दिए, क्योंकि बात आप जानते हो, जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता में दो चीजें अपने आप आ जाती है। पहला, सभी को समान अवसर देना। मेरे बच्चों, मेरा ध्यान से देखना, सभी को समान बनाना नहीं। अगर आप ही कहोगे कि नहीं सभी एग्जाम में फॉर्म भरे और सभी अधिकारी बन जाए, ये हमारा संविधान नहीं कहता। बनना न बनना आपकी मर्जी है। संविधान क्या करेगा? आपको समान अवसर दे देगा। और दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ था तो जो बड़े बड़े पद थे वो केवल अंग्रेज अधिकारियों के लिए रिजर्व हुआ करते थे। ये कोई सामान्य बात नहीं है। समानता का अधिकार अगर मिला हुआ है, इसका मतलब है कि भारतीय कोई नागरिक किसी भी पद के लिए आज अप्लाई कर सकता है। सबको समान अवसर है। इसलिए हम समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 हमने पिछली क्लास में बताया था। और उस समानता में सभी को समान अवसर है। पहला, तो कोई भी आप में एनडीए के एग्जाम दे सकता है। और अभी तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है महिलाएं भी सेना में जाएंगी। पहले हमारे ऐसा नहीं माना जाता था। तो लगातार समानता का विस्तार हो रहा है। सब लैंगिक भी समानता की मांग कर रहे हो। उनका भाई आप तो केवल पुरुष महिला की बात करते हो, थर्ड जेंडर कहाँ जाएगा? तो न्यायालय उनकी भी समानता की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो पहला, समानता का मतलब होता है अवसर की समानता। दूसरा, समानता का नकारात्मक आशय है भेदभाव का अभाव। किसी के साथ भेदभाव नहीं रहेगा और न ही किसी का विशेषाधिकार रहेगा। और आप ध्यान से देखो तो आईएएस के विशेषाधिकार का अभाव, आईएएस के पहले साल के सवाल में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पहले वर्षों में पूछे गए सवाल में ये पीटी का सवाल है कि समानता में क्या इंगित होता है। समानता में क्या इंगित है? समान अवसर, सही विकल्प है। समानता में क्या इंगित है? भेदभाव का भाव, ये भी सही है। समानता का मतलब है विशेषाधिकार का भाव, ये भी सही है। एक ऑप्शन उसमें था समानता में क्या नहीं है? कुशलता का खत्म होना। ये समानता का मतलब नहीं। सॉरी, समानता का मतलब ये नहीं कुशलता खत्म हो जाए। समानता में क्योंकि सभी को समान अवसर है एग्जाम देने का, सभी को समान अवसर था ओलंपिक में भाला फेंकने का, लेकिन नीरज कुमार ही गोल्ड मेडल है। ये ध्यान रखने का अवसर सभी को मिला। ऐसा तो नहीं था किसी ने कहा था कि भाई आपको भाला फेंकने का अवसर नहीं है। उस अवसर को तब्दील करने ला हमारी क्षमता है। तो समानता में कभी भी कुशलता को अनदेखा नहीं किया गया है बच्चों। ये बात ध्यान रखने की है। भाई बताओ किसको ये अवसर नहीं था कि विराट कोहली न बन जाए? तो हमारे उड़ीसा में हॉकी चल रहा है, तो इस हॉकी कप मैच में सभी देशों को समान अवसर है कि आप गोल्ड मेडल जीत जाइए, चैंपियन बन जाइए। ये तो नहीं कहता कि सब लोग चैंपियन बनेंगे। इसे समानता और कुशलता, कुशलता मतलब क्षमता, प्रतिभा, ये दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन ये भी बात है समानता में क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव कैसा? भेदभाव के हम आप जिस समाज में रहते हैं वहां कई बार भेदभाव देखेंगे। और हमारे यहाँ तो आर्टिकल 15 फिल्म भी बनी है, तो दोस्तों आर्टिकल 15 फिल्म को देखना। और आर्टिकल 15 हमारे संविधान में है। तो भेदभाव के अभाव का मतलब है कि कौन सा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये समानता का नकारात्मक मतलब है। इसलिए आप देखोगे कि जब समानता अनुच्छेद 14 लिखेंगे तो उसी का एक बच्चा हो गया अनुच्छेद 15, उसी का दूसरा बच्चा हो गया अनुच्छेद 16, उसी का तीसरा बच्चा हो गया अनुच्छेद 17। इसका मतलब समानता में हमारे यहाँ 4 अनुच्छेद लिखे गए और उसके लिए सब क्लॉज आ गए। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि समानता एक बड़ा दायरा है। इसलिए आप देखोगे समानता पहला क्या किया गया? सभी के लिए उसका समान दे दिया गया। तो और फिर कहा भेदभाव का भाव, इसे 15 में आर्टिकल 15 जाके देखोगे आप, तो उसमें भेदभाव मना किया गया है। अब सवाल है भेदभाव कौन से नहीं होने चाहिए? फिर 17 और फिर 18। ये सारे आर्टिकल समानता से संबंधित है। तो ध्यान से रखने की बात है। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा। विशेषाधिकार इसे कहा गया कि अब कोई आजाद भारत में कोई राय बहादुर नहीं होगा, कोई लॉर्ड नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार ऐसी चीजों करके भी तो विशेषाधिकार देती थी। मेरे दोस्तों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति गरिमा बराबर है, हर व्यक्ति का सम्मान बराबर है। इसलिए तो हर व्यक्ति को एक मतदान का अधिकार मिला है। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि 18 में इसलिए कहा गया है भाई उपाधियां नहीं दी जाएगी। हम 18 को से बता देंगे। लेकिन एक बार आपको सैद्धांतिक तौर पर पूरा एक साथ समझो, फिर अगले देखो। इसलिए यह कहा गया कि कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आज तो हमारे यहाँ न कोई बात, इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ ये सब लॉर्ड, अर्ल, राय बहादुर ये सब नहीं है। बल्कि कभी अगर बच्चों तुमने देवदास फिल्म देखी होगी, तो देवदास फिल्म में शाहरुख खान की फिल्म है, तो उसमें देवदास में कहा भी गया है। अब देवदास की मोहब्बत किसी नायिका के साथ थी और देवदास बड़ी जमींदार का बेटा था, जिसको सरकारी जो अंग्रेज सरकार उपाधि दे रही थी उसको लॉर्ड का उपाधि देने वाली थी, सर का उपाधि देने वाली थी। तो शाहरुख खान के पिताजी ने कहा था कि देखो हमें तो अंग्रेज सरकार सर की उपाधि देने वाली है। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था।
भली सरकार ऐसी उपाधियां देती थी, और तुम है एक नाचने वाली के प्रेम में पीछे पड़े हो। इसका मतलब है भाई से ये बताओ दोस्तों, अब नाचने वाली गरिमा कम है? ये तो ये कोई कहना ठीक नहीं है। ये तो कोई किसी व्यक्ति का चयन है, को क्या करना चाहता है। आज के डेट में देखो, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, जैसे फिल्मी दुनिया के लोग हैं, कितना नाम है, तो क्या इनके काम का महत्व कम थोड़ी होता है। इसे डेमोक्रेसी कहता है। भाई ये व्यक्ति के ऊपर छोड़ दो, क्या काम करना चाहते हैं, हम कौन होते हैं, कौन काम अच्छा है, कौन काम बुरा है। ये सामंतवादी सोच है। और हमारा संविधान समानता और सामंतवाद दोनों इसके खिलाफ है। क्योंकि सामंतवाद का मतलब है जहाँ पे ऐसी विशेषाधिकार बन जाए जहाँ जन्म से ही कोई राजा बन गया, कोई लॉर्ड बन गया, ये कौन सी बात है। इसलिए समानता में विशेषाधिकार नहीं होगा, पहली बात। भेदभाव भी नहीं होगा। तो आप देखोगे आर्टिकल 15 और 16 में क्या कहा गया है, भेदभाव नहीं होगा। और हमारे संविधान में तो भेदभाव का बड़ा कठोर आधार दिया गया है, जो मना किया गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समाप्ति है। ये छुआछूत तो अपने आप में भेदभाव का बहुत कठोर आधार था, क्योंकि अपने दोस्त ने देखिए, अगर मानव गरिमा समान है, मानव अपवित्र हो जाए, ये तो मानव मात्र का अपमान है। मानव और अपवित्र, छुआछूत इसी आधार पर तो है। कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। इसलिए संविधान में बताओ अनुच्छेद 17 रखा कि छुआछूत नहीं का। ये सबसे बड़ा भेदभाव था, सबसे अमानवीय भेदभाव था, सबसे अतार्किक भेदभाव था। क्योंकि आज तो विज्ञान का युग है, साइंस से प्रमाणित कर रही है कि भाई हर व्यक्ति की मानव संरचना एक जैसी है, शारीरिक अंग एक जैसे हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा तर्क है कि आप कह दो कुछ लोग पैदाइशी विशेष है, पैदाइशी छोटे हैं, ये नहीं चलेगा। इसे समानता में हमारे यहाँ पहले कहा गया विशेषाधिकार नहीं होगा, तो अनुच्छेद 18 से उपाधियों को मना किया गया। फिर कहा गया छुआछूत की समाप्ति होगी, अनुच्छेद 17 लाया गया। और फिर बात कही गई कि फिर हमारे यहाँ अनुच्छेद 15 और 16 में भी भेदभाव खत्म किया गया। लेकिन अनुच्छेद 15 16 का भेदभाव क्या है, तो अलग से देख ले। इसलिए समानता में चारों पार्ट आ जाते हैं। और आप कहोगे सर ये बताओ, अगर समानता ये न हो तो क्या करेंगे, ऑप्शन आपको बताइए। समानता, अगर समानता कोई न माने, बातों को न माने, तुम्हारे पास क्या विकल्प है, तुम्हारे पास दवाई है। तो संविधान निर्माताओं ने केवल बीमारी का इलाज नहीं बताया, दवाई भी बता दी। क्यों किसी डॉक्टर के पास जाओ और आपको बता देगा आपको ये बीमारी है, सर्दी है, जुकाम है, और मुझे कोई बता दे गले में खराबी, गले में खराबी है, तो यार डॉक्टर साहब दवा तो बताओ। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दवा बताया है और खराबी बताई। अब इसी में हम जरा देखें, अनुच्छेद 14 में देख लिया है, अब इसी में हम 15 को देखें, 16 को देखें, 17 18 को देखें, तो हमारी बात पूरी हो जाएगी, समानता का अधिकार पूरा हो जाएगा। और एक खास बात है कि हर चीज को देखने का पहला समग्र नजरिया होना चाहिए। इसको एक पार्ट कर लीजिए, पहले पूरे शरीर को देख लीजिए, तो हमने 14 के पूरे शरीर को देख लिया। ये 14 का समानता का है, विशेषाधिकार नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, समान अवसर होगा। लेकिन कुशलता और समानता विरोधी नहीं है, ये उत्तर में मिल गया जो प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया। आप प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करना। अब सवाल है, फिर आप कहोगे सर ठीक है, भेदभाव का भाव तो अनुच्छेद 15 16 में क्या है। अब जरा बच्चों देखो, अब अनुच्छेद 15 में आर्टिकल 15 फिल्म भी बनी है। इसे कई बार में कुछ अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, जैसे बड़ी सारी सैद्धांतिक बातें में समझ आ जाती। तो भेदभाव कौन नहीं करेगा। तो पहले देखो बच्चों, लिखा हुआ है क्लॉज 1 आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 के खंड 1 में ये बात लिखी गई है। और हमारे संविधान में बड़े ध्यान से बात को लिखा है। लेकिन प्यारे बच्चों, अनुच्छेद को इतना परेशान मत होना, हम सिद्धांत पहले देखेंगे, कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे। अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है अपने आप याद हो जाएंगे, अनुच्छेद के पीछे मत परेशान रहना। इसलिए हम अनुच्छेद बता दें कि रेफरेंस हमने दे दिया। तो अनुच्छेद क्लॉज 1 15 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा, अगर शब्दों को देखने ध्यान से पढ़ा जाता है, राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, रेस, प्रजाति को कई किताबों में मूल वंश भी लिख दिया जाता है, इंग्लिश में रेस ओनली। तो केवल जाति, धर्म, प्रजाति, केवल मूल वंश भी सिखा जाता है, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। यानी इन सभी के आधार पर या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो सोच के देखो दोस्तों, राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब जरा सोच कर, राज्य क्या है, नागरिक क्या है, और इन आधारों पर भेदभाव को मना क्यों किया गया है, ये तो बात कह रहा है। अभी चलिए, हमने कहा कि आर्टिकल 15 कल फिल्म आपको समझ देखना। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखो क्या कहा गया है, राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं होगा। तो आखिर में आप पूछोगे राज्य कौन है, तब एक शब्द का मतलब आप समझें कि राज्य कौन है। तो आपको याद दिला दें, जब इस राज्य को फंडामेंटल से शुरुआत होती है तो मूल अधिकार का जो भाग है वो भाग अनुच्छेद 12 शुरू होता है, सीधे 14 नहीं आता मामला। और हमने जानबूझकर अनुच्छेद 12 का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि हमें पता था बाद में इसका उल्लेख करना है। इसे जैसा संविधान में लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ें, जरूरी नहीं पढ़ेंगे सब कुछ, अपने हिसाब से इसका यूज कर लेंगे। तो आपको याद दिला दें, जब हम राज्य की बात करते हैं तो हमने आपको पहले सरकार का मतलब बता रखा है। और हकीकत की बात है कि राज्य सरकार एक ही तो है,
यानी दोस्तों, जब कहते हैं भारत राज्य, आज तक कभी आप राज्य से मिले नहीं होंगे, क्योंकि राज्य क्या है? एक विचार है, सरकार उसका व्यवहारिक रूप है। ध्यान रखने की बात है। अब कोई कहे कि आपने भारतीय राज्य देखा है, तो हो गया, सरकार तो हमने देखा है, मंत्रिपरिषद देखी है, प्रधानमंत्री देखा है, सरकार तो राज्य मुख्यमंत्री देखा है, राज्य तो कहीं देखा ही नहीं, क्योंकि राज्य ऐसी भावना है। रखने की बात है दोस्तों, भावना, विचार देखे नहीं जाते। जैसे आपसे कोई कहे मुझे आत्मा दिखाओ, मुझे भगवान दिखाओ, तो आप कहोगे सर तो आत्मा भगवान कोई वस्तु थोड़ी है, तो विचार है। इसका मतलब है राज्य कोई वस्तु नहीं। अब वस्तु का मतलब जो कहीं स्थित होगी, वस्तु का मतलब उसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी, तभी किसी चीज को देखेंगे। भाई जो चीज दिखेगी, इसका मतलब इसको आंखों से देखे, हाथ से छू ले, तो मारकर एक वस्तु है। वैसा राज्य नहीं। राज्य ठीक वैसे, कई बार हम बच्चे भावनात्मक हो जाते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है, जैसे ये भावना है, चाहते हो, मरने वाला है, कौन देख रहे कि तुम्हारे दिल में क्या है। ठीक वैसे ही राज्य एक विचार है, और उसी राज्य का जो वस्तुनिष्ठ रूप है उसका नाम है सरकार। इसलिए हमारे संविधान में बार बार राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बजाय हम सरकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, फिर आप सर ये बताओ राज्य में क्या क्या आएगा? राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं होगा, यानी राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं होगा, और केवल नागरिकों के साथ इन आधारों पर। तो आपको बता दें, तो कभी अनुच्छेद 12 पढ़ना, और तो उसमें लिखा हुआ है राज्य का मतलब क्या है? संघ सरकार, संघ की कार्यपालिका, इसका सीधा सा मतलब है संघ सरकार। राज्य का मतलब क्या है? फिर संसद की बात की गई है। फिर राज्य का मतलब क्या है? राज्य की कार्यपालिका, यानी राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री। यहाँ कार्यपालिका की बात आएगी, राज्यपाल मुख्यमंत्री। तो किसके द्वारा भेदभाव नहीं होगा? राज्य के द्वारा नहीं होगा। राज्य में क्या आएगा? संघ सरकार आएगी, मोदी सरकार, मुख्यमंत्री परिषद, प्रशासनिक अधिकारी, पीएमओ, ये सब संघ सरकार के बाद है। उसके बाद फिर क्या आएगा? संसद। उसके बाद फिर राज्य की विधानसभा, या राज्य की विधानसभा। उसके बाद फिर राज्य की सरकार, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की सरकार, राज्य की विधानसभा, सब राज्य के पार्ट है। और उसके बाद आप ये भी कहोगे कि सर ये बताओ, ये जो नगर पालिका है, पंचायती राज, ये भी राज्य में, ये भी राज्य में। इसका मतलब है, जब हम कहते हैं कि राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका मतलब कौन भेदभाव नहीं करेगा? संघ भेदभाव कर सकती है, न कार्यपालिका भेदभाव कर सकती है, न ही विधानसभा भेदभाव कर सकती है, न फिर राज्य का मुख्यमंत्री भेदभाव कर सकता है, और न ही स्थानीय शासन, पंचायतें या नगर पालिका, ये भी भेदभाव नहीं कर सकती। आपको सर ये बताओ, भारतीय रेल भेदभाव कर सकता है? भारतीय रेल कहाँ आएगा? वो राज्य में आएगा। और दोस्तों, राज्य कई बाहें हैं, राज्य तो बरगद के वृक्ष जैसा है। राज्य का मूल रूप है सरकार, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यदि आप अगर मैं विधायिका, कार्यपालिका की बात करी, तो आप सर ये बताओ, या तो न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं है। तो दोस्तों, न्यायपालिका राज्य में है या नहीं, विवाद का विषय, और आगे चलने पर कहीं इसका उत्तर आपको मिलेगा। फिलहाल ये मान लो आप कि सामान्यतः न्यायपालिका को हम राज्य के भाग में नहीं रख रहे। संक्षेप में बात इतनी है, क्योंकि न्यायपालिका के रखने पर विवाद है, और आप याद रखो, जहां विवाद है वहां कम से कम पीटी में तुमसे सवाल नहीं पूछा जाए। इसलिए बहुत ध्यान से रखने की बात है, अगर कभी आपसे पूछा कि न्यायपालिका राज्य का भाग है या नहीं है, तो लिख रहा है उसमें न्यायपालिका तो ही नहीं है, कार्यपालिका हम ला रहे हैं, उसमें हम संसद बुला रहे हैं। इसलिए संविधान में संघ कार्यपालिका, सरकार में कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। तो कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं, सरकार में लिख दिया था, सरकार में तीनों गाते हैं, इसलिए बल्कि हम ज्यादा अच्छा है यही लिखते हैं, भाई ठीक है, संघ की कार्यपालिका, केवल कार्यपालिका, फिर संघ की विधायिका, संसद, न्यायपालिका नहीं, फिर राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, फिर राज्य की विधायिका। ये न्यायपालिका का नाम नहीं आ रहा। पंचायतें और नगर पालिका, ये सब राज्य के पार्ट है। लेकिन मेरे दोस्तों, कैसे राज्य अपनी बाहें बढ़ाने शुरू कर दी, तो अब स्वाभाविक तौर पर राज्य का मतलब इतना ही, इसमें और बातें भी अंतर नहीं थे। अब यहाँ न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ी। जब राज्य की बात आप देखोगे तो अनुच्छेद 12 में जाना पड़ेगा, और अनुच्छेद 12 में इतनी बात लिख दी गई, भाई ये सब लोग हैं, और उसके बाद अनुच्छेद 12 में लास्ट में शब्द लिख दिया गया, अन्य पदाधिकारी, ये भी राज्य में आएंगे। अन्य पदाधिकारी का मतलब क्या माना जाए? इसलिए अब दोस्तों, अगर आपके राज्य में कोई एम्स है, वो भी राज्य का भाग है। इसका मतलब है राज्य का दायरा और बड़ा होता चला गया। यानी अगर मूल अधिकार के द्वारा राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो राज्य के मतलब कौन भेदभाव नहीं करेगा? संसद भेदभाव नहीं करेगी। इसका मतलब संसद के द्वारा निर्मित कोई विधि इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई। संसद के द्वारा, और कार्यपालिका जानते हैं, कार्यपालिका पॉलिसी बनाती है, नीतियां बनाती है। तो कार्यपालिका शिक्षा नीति बनाएगी, तो शिक्षा नीति बहुत ध्यान से देखने की बात है, क्या सरकार के द्वारा निर्मित राज्य के द्वारा शिक्षा नीति इन आधारों पर भेदभाव किया गया है? संभव ही नहीं है। राज्य के कोई कानून खा के देखिए, इन आधारों पर भेदभाव नहीं संभव है। और इसलिए कहा भी गया, भाई हमारे यहाँ तो राज्य ही सबसे बड़ी संस्था है, विधि बनाती है, और इसलिए परंपरा, प्रथा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और अब देखेंगे ये भेदभाव तो परंपरा, प्रथा के आधार पर होते रहे। लेकिन फिर आप कहेंगे सर राज्य की भूमिका और बताओ। फिर राज्य में यही नहीं, राज्य में शामिल क्या हो जाएगा? एम्स भी राज्य का पार्ट है। एम्स भी राज्य का पार्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये भी आपका रेलवे, इंडियन रेलवे, ये भी राज्य का पार्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य के द्वारा नियंत्रित कोई संगठन, राज्य के पैसे से चलने वाला कोई संगठन, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय,
अब आप मेरे दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब राज्य के पार्ट आएंगे। इसलिए अगर आप किसी विश्वविद्यालय में जाइए और आपको एडमिशन लेने से विश्वविद्यालय मना कर दे तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप कहेंगे सर ये बताओ, मैंने इंट्रेंस दिया था, मैंने यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस दिया था और यूनिवर्सिटी लिया ही नहीं, इसका मतलब ये तो हमारा उल्लंघन हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर कोई इंट्रेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाता तब ये भेदभाव संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि संविधान में ध्यान रखने की बात है किस भेदभाव को मना किया गया है। ये कहा गया है केवल धर्म के आधार पर, यानी विश्वविद्यालय ये नहीं पूछेगा बताओ भाई हिंदू हो मुस्लिम हो। अगर किसी को क्रिश्चियन पारसी होने पर कह दिया जाए नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब इंट्रेंस में लूटपुट हो गए, इंट्रेंस में गए 0/2 आ गया और आपने कहा सर ने बताया फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चे, फिर फंडामेंटल राइट कुछ नहीं काम आएगा, फिर तो मेंटल हो जाओगे, फंडा कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए केवल शब्द बहुत ध्यान से लिखा है, केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अब आप मान लो कार्यपालिका, आपकी सरकार ने कहा भाई हमें पुलिस में भर्ती करनी है, सेना भर्ती करनी है, और कार्यपालिका ने कहा कि बच्चों की हाइट इतनी होनी चाहिए और हमारी हाइट नहीं है, हमारी हाइट नहीं है, तो आप कहोगे सर इन्हें हाइट के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि सेना और पुलिस में ये नहीं कहा सकता इसी जाति विशेष के लोगों को लिया जाएगा, इसी धर्म विशेष के लोगों को लिया जाएगा। ध्यान रखने की इसे केवल शब्द इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर इन आधारों पर भेदभाव किया जाएगा तो यह भेदभाव अतार्किक होगा। लेकिन अगर परीक्षा के आधार पर भेदभाव किया गया, इसका मतलब कुशलता कुछ ऐसा ध्यान में रखा हमने, शारीरिक योग्यता के आधार पर भेदभाव किया गया, भेदभाव तार्किक है। ध्यान देने की बात है, शारीरिक योग्यता के आधार पर नहीं पता चला कि फिर तो, और अभी आपने देखा होगा सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, तो सरकार ने ये तो नहीं कहा कि धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, तो फिर आप कहोगे लेकिन सरकार तो योजना ये 4 साल के लिए ला रही है, सिर्फ 4 साल के लिए ला रही है, फिर आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, परमानेंट नौकरी में चाहिए, सरकारी नौकरी परमानेंट होती है। ये किसी भी रूप में आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है बच्चों, क्योंकि याद रखना बाद में केवल धर्म, जाति, प्रजाति, और प्रजाति का मतलब है शारीरिक लक्षण। धर्म तो आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम, जाति का मतलब है हमारे हम तमाम जातियां हैं, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, और प्रजाति का मतलब है शारीरिक लक्षण। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का शारीरिक विशेषता शेष भारत के लोगों से अलग है, तो आपका दोना भाई ये तो रूप रंग ऐसा इनका, वो देखो दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं, पूर्वोत्तर भारत में मंगोलाइट प्रजाति के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में आर्य प्रजाति के लोग हैं। यानी शारीरिक नाक नक्श पंजाब के लोगों को जाके देखो गलत दिखेगी, तमिलनाडु जाके देखो गलत दिखेगी। इसी भारत बड़ा डाइवर्स देश है दोस्तों, और संविधान निर्माताओं ने क्या गजब का प्रावधान किया है, कमाल की बात है। तो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि ना भाई केवल धर्म, जाति, प्रजाति यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, लेकिन फिजिकल फिटनेस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कोई ये नहीं कहेगा यार तुम तो ये दिख रहे हो, तुम तो ये तो दिखने में ऐसा नहीं दिख रहा है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, आपके बाल छोटे हैं, आपकी नाक चिपटी है, इस आधार पर सोचिए जब प्रजाति का मतलब है कि किसी की नाक लंबी होगी, किसी की नाक चिपटी होगी, किसी का माथा चौड़ा होगा, किसी का माथा पतला होगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। और फिर कहा गया कि लिंग, अब अगर पुरुष महिला, क्या पुरुष महिला इसका मतलब है कि हम थर्ड जेंडर जो किन्नर होते हैं उनके साथ भेदभाव करेंगे। आजकल देखिए दोस्तों, हमारे संविधान जब बन रहा था तब ये नहीं कल्पना कर पाए थे कि पुरुष और महिला के अलावा कोई तीसरा जेंडर होता है। इस समय की बात है, इसीलिए अधिकार की अलग अलग व्याख्या करने के लिए न्यायालयों के बड़े निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। ये तो क्वालिटी है दोस्तों। जिस समय हम संविधान लिख रहे थे वो जमाना क्या अलग था, और क्या उस जमाने में खास तौर पर देखो, उस जमाने में फिल्में लगती, राज कपूर की फिल्में देखो, बैलगाड़ी से ले आ रहे थे, आजकल फिल्मों देखो हीरो तुरंत हेलीकॉप्टर से आ रहा है, लड़ाई की पहले फिल्मों में इलेक्ट्रिक से काम चल जाता था, अभी आप देखो पठान AK-47 हीरो AK-47 लेकर आ रहा है, समय तो बदला। और मेरे दोस्तों पुराने जमाने में जो फिल्में आती थी हम लोग दूरदर्शन पे देखते थे, तो उसे पता चला कि जैसे हीरो हीरोइन मिलते थे कैमरा ऊपर चला जाता था और 2 चिड़िया दिखती थी, तो लोग समझ जाते थे क्या हो रहा है। आजकल तो हीरो हीरोइन मिलते हैं कैमरा हटता ही नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, समाज बड़ा परिवर्तनशील है, समाज में बदलाव ही तो नियम है। इसलिए लिंग में भी इसलिए कहा जाता है संविधान जीवन दस्तावेज, संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है बंधुओं, मेरी बहनों, संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है हमने लिख दिया वही हमेशा रहेगा, बल्कि संविधान तो लोगों की दास्तान है, लोगों की कहानियां हैं, इच्छाएं हैं जो हमेशा बदलती रहती है, एक ही जैसी नहीं रहेगी। इसे तो थर्ड जेंडर की बात हो रही, जन्म स्थान आपने बहुत देखा होगा, हमारे संविधान में ये तक लिख दिया गया है कि एप्लीकेशन पर हमेशा लिखा रहता है कि कभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखो और पता चला कि हमारे प्लेस ऑफ बर्थ में लिख दिया अरुणाचल सिक्किम, तो उसके साथ भेदभाव हो जाए। और कई बार तो प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है किसी विदेशी भी हो जाए, भाई कोई इटली पैदा हुआ, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। कोई पुर्तगाल पैदा हुआ, बस भारत का नागरिक बन गया, और नागरिक इसलिए स्वाभाविक रूप में राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब विदेशियों के साथ किए जा सकते हैं, विदेशियों के साथ हो सकता है यूक्रेन का व्यक्ति आ जाए, और यूक्रेन का व्यक्ति आ जाए वो कहे जो भाई आपने जो शिक्षा नीति बनाई है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे भैया जाके यूक्रेन में पढ़, वो उससे लागू नहीं होगी, ये नागरिक के लिए होगी। और इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अच्छा, कई बार बच्चे बड़े विवाद उठा देते हैं जो हमारे एग्जाम से मतलब होता नहीं, लेकिन कई बार बच्चे पूछ लेंगे सवाल, सर ये बताओ कोई जहाज पैदा हो जाए तो क्या होगा, तो कोई समुद्र में शिप जा रहा है वहीं कोई पैदा हो गया तो उसका जन्म स्थान क्या होगा। तो बच्चों से विवाद के विषय है और
हकीकत की बात है, कभी निर्धारण कर लिया जाता है कि जिस समुद्री शिप में है वो किस देश का शिप है, या जहाँ पे आप जहाज से उड़ रहे हैं किस देश के भूभाग में आप उड़ रहे हैं, और उस देश की नागरिकता के प्रावधान क्या है, तो साधारण चीज तय कर ली जाती है। लेकिन ये बड़े की बात के सवाल है जिनका एक उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। तो हकीकत की बात हमें समझना है कि हकीकत की बात यह है कि राज्य के द्वारा यानी रेलवे, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, किसी के द्वारा केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता तो व्यक्ति को इकाई मान रहे थे। मैं देखो बच्चों, हमारी दो पहचान है। एक तो जब हम अपनी टाइटल यूज करते हैं तो हम एक समुदाय के प्रतीक को व्यक्त करते हैं, जाति समुदाय, धर्म समुदाय। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे संविधान निर्माता हर व्यक्ति को समान नागरिक रूप में ट्रीट करते थे, हर व्यक्ति को समान नागरिक मानते थे। ये नहीं कि आप किस जाति कहेंगे, धर्म कहेंगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में तो ऐसी विषमता थी पहले भी, आज भी है। इसे कई बार कहा भी जाता है कि दोस्तों संविधान नहीं, समाज के बदलने का जीपीएस है, संविधान को बदलने का टॉर्च है, समाज को बदलने। हम परंपरागत समाज को बदलेंगे संविधान के द्वारा। इसलिए संविधान केवल विधि का दस्तावेज नहीं है, सामाजिक न्याय को लाने का तरीका है, समाज के परिवर्तन का फॉर्मूला है। तो मेरे दोस्तों, परिवर्तन केवल अमेरिकी क्रांति से संभव नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति से नहीं। परिवर्तन होले होले भी संभव है, शांतिपूर्ण भी संभव है, राज्य के द्वारा संभव है। और भारत में यही तो हो रहा है, राज्य ही परिवर्तन कर रहा है, राज्य को ही जिम्मेदारी दे दी गई। इसलिए हिंसा उसा करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ माओवादी भाइयों से पूछे कि भाइयों ये बताओ क्या चल रहा है सब देश में, आग लगा दो। संविधान निर्माता दोस्त ने तो प्यार से आग लगाने की क्या जरूरत है, हिंसा करने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चेंज लाएंगे, संविधान चेंज लाएगा। इसे डॉक्टर अम्बेडकर कभी ये क्रांतिकारी तरीके की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि हिंसा का तरीका पर हिंसा समाज परिवर्तन होगा नहीं, संविधान से, विधि से। यानी परिवर्तन प्यार से ही हो सकता है, हमेशा चक्कू लेके दौड़ने की जरूरत नहीं, किसी पीछे चक्कू लेके पड़े रहो। दूसरी बात, फिर आप पूछोगे सर ये बताओ राज्य में यही सब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आजकल तो अब राज्य का विस्तार होता चला गया। तो आजकल एयर इंडिया देखो, अब सरकार ने क्या कहा, एयर इंडिया हम नहीं चलाएंगे, अब टाटा चलाएंगे। अब आप पूछोगे बताओ एयर इंडिया सर राज्य का भाग होगा। तो हकीकत की बात है दोस्तों, वैसे देखा जाए एयर इंडिया राज्य का भाग नहीं होगा, क्योंकि एयर इंडिया कर्मचारी अब टाटा के अंतर्गत है, टाटा के व्यक्ति हैं, राज्य तो है नहीं, ये निजी व्यवसाय है। अब एयर इंडिया के कर्मचारियों को पेमेंट टाटा देंगे, उसके पैसे पर टाटा का नियंत्रण है। इसे सही मैंने देखा जाए तो राज्य का भाग नहीं होगा। तो आप कहोगे सर ये बताओ तो हॉस्पिटल हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर किसी को क्रिश्चियन पारसी होने पर कह दिया जाए नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब इंट्रेंस में लोटपोट हो गए, इंट्रेंस में गए 0/लुल आ गया, और आपने कहा सर ने बताया फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर फंडामेंटल राइट कुछ नहीं काम आएगा, फिर तो मेंटल हो जाओगे, फिर कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए केवल शब्द बहुत ध्यान से लिखा है, केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अब आप मान लो कार्यपालिका, आपकी सरकार ने कहा भाई हमें पुलिस में भर्ती करनी है, सेना में भर्ती करनी है, और कार्यपालिका ने कहा कि बच्चों की हाइट इतनी होनी चाहिए, और हमारी हाइट नहीं है, हमारी हाइट नहीं है। तो आप कहोगे सर इन्हें हाइट के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि सेना और पुलिस में ये नहीं कहा सकता इसी जाति विशेष के लोगों को लिया जाएगा, इसी धर्म विशेष के लोगों को लिया जाएगा। ध्यान रखने की, इसलिए केवल शब्द इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर इन आधारों पर भेदभाव किया जाएगा तो यह भेदभाव अतार्किक होगा। लेकिन अगर परीक्षा के आधार पर भेदभाव किया गया, इसका मतलब कुशलता को हमेशा ध्यान में रखा हमने, शारीरिक योग्यता के आधार पर भेदभाव किया गया, भेदभाव तार्किक है। ध्यान देने की बात है, शारीरिक योग्यता के आधार पर नहीं पता चला कि फिर तो, और अभी आपने देखा होगा सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, तो सरकार ने यह तो नहीं कहा कि धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए। तो फिर आप कहोगे लेकिन सरकार तो योजनाएं 4 साल के लिए ला रही है, सिर्फ 4 साल के लिए ला रही है। फिर आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, परमानेंट नौकरी में चाहिए, सरकारी नौकरी परमानेंट होती है। ये किसी भी रूप में आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है बच्चों, क्योंकि याद रखना बाद में केवल धर्म, जाति, प्रजाति, और प्रजाति का मतलब है शारीरिक लक्षण। धर्म तो आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम, जाति का मतलब है हमारे यहाँ तमाम जातियां हैं, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और प्रजाति का मतलब है शारीरिक लक्षण, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का शारीरिक विशेषता शेष भारत के लोगों से अलग है। तो आपका दोना भाई ये तो रूप रंग ऐसा है इनका, और देखो भारत में प्रजाति के लोग हैं, पूर्वोत्तर भारत में मंगोलाइट प्रजाति के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में आर्य प्रजाति के लोग हैं। यानी शारीरिक नक्श, नाक नक्श पंजाब के लोगों को जाके देखो अलग दिखेगी, तमिलनाडु जाके देखो अलग दिखेगी। इसे भारत बड़ा डाइवर्स देश है दोस्तों, और संविधान निर्माताओं ने क्या गजब का प्रावधान किया है, कमाल की बात है। तो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि ना भाई केवल धर्म, जाति, प्रजाति यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, लेकिन फिजिकल फिटनेस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कोई ये नहीं कहेगा यार तुम तो ये सब दिख रहे हो, तुम तो ये तो दिखने में ऐसा नहीं दिख रहा है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। आपके बाल छोटे हैं, आपकी नाक चिपटी है, इस आधार पर सोचिए जब प्रजाति का मतलब है
कि किसी की नाक लंबी होगी, किसी की नाक चिपटी होगी, किसी का माथा चौड़ा होगा, किसी का माथा पतला होगा, इस आधार भेदभाव नहीं करोगे। और फिर कहा गया कि लिंग, स्वाभाविक पुरुष महिला, क्या पुरुष महिला इसका मतलब है कि हम थर्ड जेंडर जो किन्नर होते हैं उनके साथ भेदभाव करेंगे? आजकल तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान जब बन रहा था तो हम ये नहीं कल्पना कर पाए थे कि पुरुष और महिला के अलावा कुछ तीसरा जेंडर होता है। इस समय की बात है, इसीलिए अधिकार की अलग अलग व्याख्या करने के लिए न्यायालयों के बड़े निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। ये तो पॉलिटी है दोस्तों। जिस समय हम संविधान लिख रहे थे वो जमाना क्या अलग था, और क्या उस जमाने में खास तौर पे देखो, उस जमाने में फिल्में अलग थी। राज कपूर की फिल्में देखो, बैलगाड़ी से ले आ रहे थे। आजकल फिल्में देखो, हीरो तुरंत हेलीकॉप्टर से आ रहा है। लड़ाई भी पहले फिल्मों में होती है, लेफ्ट से काम चल जाता था। अभी आप देखो पठान, हीरो AK-47 लेकर आ रहा है। समय तो बदला। और मेरे दोस्तों, पुराने जमाने में जब फिल्में आती थी हम लोग दूरदर्शन पे देखते थे तो उसमें पता चला कि जैसे हीरो हीरोइन मिलते थे, कैमरा ऊपर चला जाता था और 2 चिड़िया दिखते थे, तो लोग समझ जाते थे क्या हो रहा है। आजकल तो हीरो हीरोइन मिलते हैं, कैमरा हटता ही नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, समाज बड़ा परिवर्तनशील है, समाज में बदलाव ही तो नियम है। इसलिए लिंग में भी देखिए, इसलिए कहा जाता है संविधान जीवन दस्तावेज है। ये संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है बंधुओं, मेरी बहनों, संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, हमने लिख दिया वही हमेशा रहेगा। बल्कि संविधान तो लोगों की दास्तान है, लोगों की कहानियां हैं, इच्छाएं हैं, जो हमेशा बदलती रहती है, एक ही जैसी नहीं रहेगी। इससे तो थर्ड जेंडर की बात हो रही है। जन्म स्थान आपने बहुत देखा होगा, हमारे संविधान में तो ये तक लिख दिया गया है कि एप्लीकेशन पर हमेशा लिखा जाता है कि कभी 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 आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखो, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ की बात जरूर होती है। और पता चला कि हमारे प्लेस ऑफ बर्थ में लिख दिया अरुणाचल, सिक्किम, तो उसके साथ भेदभाव हो जाए। और कई बार तो प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है किसी की विदेशी भी हो जाए, भाई कोई इटली में पैदा हुआ, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। कोई पुर्तगाल में पैदा हुआ, बस भारत का नागरिक बन गया। और नागरिक इसलिए स्वाभाविक रूप में राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब विदेशियों के साथ किए जा सकते हैं, भाई विदेशियों के साथ हो सकता है। यूक्रेन का व्यक्ति आ जाए, और यूक्रेन का व्यक्ति आ जाए, वो कहे जो भाई आपने जो शिक्षा नीति बनाई है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे भैया जाके यूक्रेन में पढ़ लो, वो उससे लागू नहीं होगी, ये नागरिक के लिए होगी। और इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अच्छा, कई बार बच्चे बड़े विवाद उठा देते हैं जो हमारे एग्जाम से उतना मतलब होता नहीं, लेकिन कई बार बच्चे पूछ लेंगे सवाल, सर ये बताओ कोई जहाज में पैदा हो जाए तो क्या होगा? कोई समुद्र में शिप जा रहा है, वहीं कोई पैदा हो गया तो उसका जन्म स्थान क्या होगा? तो बच्चों ये सब विवाद के विषय है। और हकीकत की बात है, इनका भी निर्धारण कर लिया जाता है कि जिस समुद्री शिप में है वो किस देश का शिप है, या जहां पे आप जहाज से उड़ रहे हैं किस देश के भूभाग में आप उड़ रहे हैं, और उस देश की नागरिकता के प्रावधान क्या है, तो इस आधार पर चीजें तय कर ली जाती हैं। लेकिन ये बड़े विवाद के सवाल है जिनका एक उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। जो हकीकत की बात हमें समझना है कि हकीकत की बात यह है कि राज्य के द्वारा, यानी रेलवे, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, किसी के द्वारा केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता तो व्यक्ति को इकाई मान रहे थे। भाई देखो बच्चों, हमारी 2 पहचान है। एक तो जब हम अपनी टाइटल यूज करते हैं तो हम एक समुदाय की प्रतीक को व्यक्त करते हैं, जाति समुदाय है, धर्म समुदाय है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान निर्माता हर व्यक्ति को समान नागरिक रूप में ट्रीट करते थे, हर व्यक्ति को समान नागरिक मानते थे। ये नहीं कि किस जाति कहें, किस धर्म कहें, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में तो ऐसी भी क्षमता थी पहले भी, आज भी है। इसे कई बार कहा भी जाता है कि दोस्तों संविधान नहीं, समाज के बदलने का GPS है, संविधान को बदलने का टॉर्च है, समाज को बदलने। हम परंपरागत समाज को बदलेंगे संविधान के द्वारा। इसलिए संविधान केवल विधि का दस्तावेज नहीं है, सामाजिक न्याय को लाने का तरीका है, समाज के परिवर्तन का फार्मूला है। तो मेरे दोस्तों, परिवर्तन केवल अमेरिकी क्रांति से ही संभव नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति से नहीं। परिवर्तन होले होले भी संभव है, शांतिपूर्ण भी संभव है, राज्य के द्वारा संभव है। और भारत में यही तो हो रहा है, राज्य ही परिवर्तन कर रहा है, राज्य को ही जिम्मेदारी दे दी गई। इसके लिए हिंसा वंसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ माओवादी भाइयों से पूछे कि भाइयों ये बताओ क्या चल रहा है सब देश में, आग लगा दो। संविधान निर्माता दोस्त ने सब प्यार से आग लगाने की क्या जरूरत है, हिंसा करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चेंज लाएंगे, सब संविधान चेंज लाएगा। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर कभी ये क्रांतिकारी तरीके की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि हिंसा का तरीका पर हिंसा समाज में परिवर्तन होगा, नहीं, संविधान से, विधि से। यानी परिवर्तन प्यार से भी हो सकता है, हमेशा चक्कू लेके दौड़ने की जरूरत नहीं किसी के पीछे, चक्कू लेके पड़े रहो। दूसरी बात, फिर आप पूछोगे सर ये बताओ राज्य में यही सब आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आजकल तो अब राज्य का विस्तार होता चला गया है। क्योंकि आजकल एयर इंडिया देखो, अब सरकार ने क्या कहा, एयर इंडिया हम नहीं चलाएंगे, अब टाटा चलाएंगे।
अब आप पूछोगे बताओ एयर इंडिया सर राज्य का भाग होगा? हकीकत की बात है दोस्तों, वैसे देखा जाए एयर इंडिया राज्य का भाग नहीं होगा, क्योंकि एयर इंडिया कर्मचारी अब टाटा के अंतर्गत, टाटा के व्यक्ति हैं, राज्य तो है नहीं, एक निजी व्यवसायी है। अब एयर इंडिया के कर्मचारियों को पेमेंट टाटा देंगे, उसके पैसे पर टाटा का नियंत्रण है। इसे सही मायने में देखा जाए तब तो ये राज्य का भाग नहीं होगा। तो आप कहोगे सर ये बताओ, अब तो हॉस्पिटल भी प्राइवेट सेक्टर ला रहा है, मैक्स, अपोलो, एम्स तो राज्य का भाग होगा, तो मैक्स अपोलो किसका भाग होगा? तो हकीकत की बात है राज्य का भाग तो नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये बताओ, जब मैक्स अपोलो ये राज्य के भाग नहीं है, तो अगर कल के लिए अब शारदा यूनिवर्सिटी, एमआईटी विश्वविद्यालय ये तो राज्य के भाग नहीं है, तो कल के लिए मान लो वोडाफोन, एयरटेल ये तो राज्य के भाग नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों आजकल उच्चतम न्यायालय का निर्णय बदल रहा है और न्यायालय ने कहा है ठीक है, कोई प्राइवेट एजेंसी भी है लेकिन सार्वजनिक कामों में लगी हुई है, उसको भी हम राज्य का भाग मानेंगे। बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आजकल तो उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया है कोई प्राइवेट एजेंसी है, यानी एमआईटी विश्वविद्यालय कोई प्राइवेट सरकार है, सॉरी प्राइवेट संस्था है, सरकार तो प्राइवेट कैसी होगी, नहीं किसी व्यक्ति की संस्था है, तो सरकार तो समूह की संस्था है, सब सारे भारतीयों की संस्था है, वो भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि वही वो काम कर रही है सरकार करती है। सरकार क्या करती है? शिक्षा देती है, स्वास्थ्य की सुविधा देती है। इसलिए आजकल तो तमाम निजी संस्थाएं भी राज्य के दायरे में आ जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अब वोडाफोन, एयरटेल, अभी हमारे नंबर किसी को बांट दी तो निजता का उल्लंघन हो गया, ये करने नहीं दिया जाएगा इनको। इसलिए जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो आजकल तो ऐसी निजी क्षेत्रों के लिए भी लागू होता है, यानी केवल राज्यों के खिलाफ ही फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, ऐसे निजी क्षेत्रों की लागू होगा जो कम से कम सार्वजनिक सेवा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, यानी जो पहले राज्य का काम था वही प्राइवेट सेक्टर प्रदान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम न्यायालय में जा सकते हैं। इसका मतलब है वो भी ये निजी क्षेत्र, एमआईटी विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, मैक्स हॉस्पिटल भी किसी नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात कह दी हमारे संविधान निर्माताओं ने। यही तो समानता है, इसलिए मैंने बताया समानता का पहला मतलब क्या है? भेदभाव का भाव। और जब भेदभाव का भाव हो गया, इसका मतलब है सभी को समान अवसर मिलेगा। तो राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं होगा, राज्य का मतलब हमने समझ लिया। नागरिक का मतलब ही है कि जो विदेशी नहीं है। केवल का मतलब है कि इन आधारों के अलावा कुशलता के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। केवल का मतलब हमने समझ लिया। और इसलिए भारतीय संविधान समानता का बिल्कुल आधार पैदा करता है। भारतीय संविधान समाज को बदलने का दस्तावेज है दोस्तों, समाज को बदलने का दस्तावेज, समाज में परिवर्तन का दस्तावेज, असमानता है। लेकिन संविधान में बात थोड़ा और आगे बढ़ गए, उनका भाई ठीक है ये तो राज्य के द्वारा समानता स्थापित की जाएगी, यहाँ तक तो हम समझ गए। लेकिन संविधान में बात थोड़ा और आगे बढ़ गया, उन्होंने कुछ विशेष बातों का उल्लेख कर दिया। उनका कुछ विशेष जगहों पर, कुछ विशेष स्थानों पर कोई भी क्षमता राज्य नहीं करेगा। और आप यहाँ पे समझ गए, राज्य नहीं करेगा और वो संस्थाएं भी नहीं करेगी जो राज्य के काम को करती है, वो भी राज्य के भाग में हमने मान लिया। इसलिए आप कहोगे सर ये बताओ, अगर ऐसा ही कर ही दे तो हम क्या करेंगे? फिर आप दवाई बता दो। याद रखिए दोस्तों, इससे आगे चल के बताएंगे 632 दवाई है। अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ तो दंडनाकर हम कहाँ पहुंचेंगे? उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 32 दंडनाकर पहुंचेंगे। माई लॉर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ के पास में कहा सर ये देखो क्या हुआ, हमारे फंडामेंटल राइट को टोटी टोटी कर दिया गया। और करने वाला कौन है? सरकार। उसके बाद चंद्रचूड़ जी कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर। खास बात है, इसलिए हमारे संविधान में क्या जबरदस्त दस्तावेज बना रही थी, क्या शानदार संविधान लिख रहे थे जहां पे समानता होगी। लेकिन बच्चों आज थोड़ा इसके आगे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पर बढ़े तो कल आपको बता देंगे। आज थोड़ा आपने पहले पता, थोड़ा गला खराब है, इसे आज हो गया। और कल भी 26 जनवरी के अवसर पे हम लोग आपसे मिलेंगे, क्लास थोड़ा ले लेंगे। इसी बहाने जो थोड़ा सा क्लास 1-2 छुट्टी हुई है वो भी पूरा हो जाएगा। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। आज हमें यहीं इजाजत दीजिए, बाकी कहानी फिर आगे बता देंगे। दोस्तों नमस्कार।